गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, टॉपिक है हमारे पास एडिंग और ड्रॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन। अब मैं एक बार आपको आज तीन चार डिसीजन के कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिएगा, एडिंग और ड्रॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है। देखिएगा, जैसे क्या हो रहा है प्रेजेंटली, जो कंपनी है वो तीन प्रोडक्ट बना रही है, ए बी और सी। ठीक है। और कंपनी का जो प्रपोजल है, प्रपोज्ड प्लान है, वो क्या करना चाहती है, वो बी प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि बी जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रपोज्ड में वो इसको कंटिन्यू रखना चाहती है, बी को ड्रॉप करना चाहती है और सी को कंटिन्यू रखना चाहती है। नाउ, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई, अगर हम बी प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा, या फिर या हमें बी प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी ये चेंज इन प्रोडक्ट लाइन क्या बिजनेस के लिए मीनिंगफुल है या नहीं है। तो देखिएगा, सीधा सा एक तरीका है यहां पर। आप सबसे पहले प्रेजेंट सिस्टम का प्रॉफिट निकालिए कि भाई, जब आप ए बी और सी बना रहे थे तो प्रेजेंट सिस्टम में आप क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। फिर आप ये निकालिए कि अगर हमने बी को ड्रॉप कर दिया तो अब हम केवल ए और सी बना रहे हैं, तो इसका हमारा रिवाइज्ड प्रॉफिट क्या होगा। इसका हमारा रिवाइज्ड प्रॉफिट क्या होगा। तो अब हमारे पास दो प्रॉफिट आ गए, एक प्रेजेंट प्रॉफिट आ गया और एक प्रोडक्ट लाइन में चेंज करने के बाद का रिवाइज्ड प्रॉफिट आ गया। तो हम सिंपली दोनों प्रॉफिट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और इन दोनों प्रॉफिट को कंपेयर करके हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें ये प्रोडक्ट लाइन का चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहां पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। देखिएगा, फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, एक अवॉइडेबल और एक अनअवॉइडेबल। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर इस प्रोडक्ट को ड्रॉप करने की वजह से, मान लीजिए इसकी फिक्स कॉस्ट को इन दोनों को उठाना पड़ गया, यानी आपकी एक कॉमन फिक्स कॉस्ट थी, बस आपने इन प्रोडक्ट पर उसे क्या कर रखा था, अपोर्शन कर रखा था। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को अगर ड्रॉप भी कर दोगे तो इसकी कॉस्ट इन दोनों को बियर करनी पड़ जाएगी, यानी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी कॉस्ट कहला रही है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो इसको आपको कंसीडर करना है डिसीजन लेते समय। यानी आप भले ही प्रॉफिट ए और सी का निकाल रहे हैं, लेकिन बी में जो फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो भी आपकी लगेगी ही लगेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि कोई फिक्स कॉस्ट या एक्सपेंस वो केवल बी से रिलेटेड है, यानी अवॉइडेबल है, अगर हम बी बनाएंगे तो वो कॉस्ट लगेगी, बी नहीं बनाएंगे तो वो कॉस्ट नहीं लगेगी। तो ऐसी अवॉइडेबल कॉस्ट को जब हम इनकम कैलकुलेशन करेंगे, तो जब तीनों प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कंसीडर करोगे, अगर बी को ड्रॉप कर दिया तो ये जो भी अवॉइडेबल कॉस्ट है आपकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर बहुत सिंपल सा डिसीजन है, आपको प्रॉफिट के बेसिस पर डिसीजन लेना होगा। शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन।
शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक है डिवीजन ए और एक है डिवीजन बी। हम दो डिवीजन हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें लगता है कि हमें हमारे डिवीजन ए को बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, या परमानेंटली हम उसको क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो अब हमसे दो ही बातें पूछी जाएंगी अगेन। एक, ऑपरेटिंग इनकम में क्या चेंज आएगा इसको शट डाउन करने की वजह से, या दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हमें शट डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगेन यहां पर भी वही प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। आप सबसे पहला प्रॉफिट निकालो, इफ वी कंटिन्यू द डिवीजन, if we continue the division, अगर हम डिवीजन को कंटिन्यू करते हैं तो व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग रिजल्ट। तो व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग रिजल्ट, और फिर निकाल दो इफ वी शट डाउन द डिवीजन। इफ वी शट डाउन द डिवीजन, if we shut down the division, तो then what will be the result। देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग रिजल्ट। तो अगर हम शट डाउन करते हैं या हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या होगा। देन उन ऑपरेटिंग रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें शट डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहीं पर वो आपसे एक शट डाउन पॉइंट भी पूछता है। शट डाउन क्या होता है, शट डाउन पॉइंट। प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इफ प्लांट इज शट डाउन, और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपना शटडाउन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों जो डिसीजन है आपके प्रोडक्ट लाइन का या डिवीजन का, वो सेम मैनर में कैरी होता है। आपको सिंपली प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है, और ऑपरेटिंग इनकम निकालने के बाद आपको उसको चेक करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 135, देखो क्या बोल रहा है। A study has been conducted to determine if one of the department of a company should be discontinued. The contribution margin, the contribution margin in the department is rupees 1 lakh per year, and the fixed expenses charged to the department is 130। हमारे जिस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट हमें कंट्रीब्यूशन तो कितना कमा कर देता है, 1 लाख। लेकिन इस डिपार्टमेंट पर जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है वो 130 है। ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 80,000 ऑफ दीज फिक्स्ड एक्सपेंसेस
could be eliminated if the department is discontinued. तो इस फिक्स कॉस्ट में से एक तो अवॉइडेबल है, एक अनअवॉइडेबल है। बताओ, अगर आप इस डिपार्टमेंट को बंद कर दोगे तो कितनी कॉस्ट अवॉइड कर सकते हो? 50,000। तो 80,000 तो हमारी अवॉइडेबल हो गई। यस सर, यस। और 50,000 हमारी अनअवॉइडेबल हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि दीज डेटा इंडिकेट दैट इफ द डिपार्टमेंट इज डिसकंटिन्यूड, कंपनीज ओवरऑल नेट ऑपरेटिंग वुड बी। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस डेटा को कंसीडर करें तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम अपने डिवीजन को डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो देखो, अगर हम डिवीजन को डिसकंटिन्यू करते हैं तो भी हमारे पास ये कॉस्ट तो इररेलेवेंट हो गई। क्यों? क्योंकि बंद करोगे तो भी ये कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। तो अब हमें ये जानना है कि हमारी नेट इनकम पर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो देखो, सबसे पहला इंपैक्ट, अगर मैं डिवीजन को बंद कर दूंगा तो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि ये डिवीजन मुझे 1 लाख कमाकर देता था। लेकिन डिवीजन को अगर बंद कर दूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो गया 1 लाख का। लेकिन वहीं पर मुझे एक सेविंग मिलेगी। सेविंग इन फिक्स कॉस्ट कितनी? 80,000। तो बताइए, नुकसान 1 लाख का हो रहा है डिसकंटिन्यू करने की वजह से, फायदा 80 का हो रहा है। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज नेट ऑपरेटिंग इनकम? इनकम विल डिक्रीज। इनकम विल डिक्रीज कितना? 20,000 से आपकी इनकम कम हो जाएगी। बताइए, क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बस हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर डिसीजन लेना है। अनअवॉइडेबल को अलग कर दिया, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को लेते हुए हमने अपना एक डिसीजन ले लिया कि भैया कंट्रीब्यूशन कमाएंगे 1 लाख का, और सेविंग इन फिक्स कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन कमाते उसका नुकसान हो गया और फिक्स कॉस्ट में सेविंग हो गई। तो भी अल्टीमेटली मेरा जो ऑपरेटिंग रिजल्ट है वो 20,000 से क्या हो गया? कम हो गया। तो द राइट आंसर इज डिक्रीज बाय 20,000 पर ईयर। चलिए बढ़े आगे। सर इससे पहले क्या कराया था आपने? इससे पहले मैंने वो डिसीजन समझाया है बस, कि भाई अपन एडिंग और ड्रॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन और शटडाउन डिसीजन लेते कैसे हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा, कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे कि इस डिसीजन की वजह से हमारी इनकम पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कि भाई हम पहले क्या कमा रहे थे और अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं या चेंज करते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको टेस्ट पेपर में भी दिया था। यस सर, यस सर। किया था क्या? यस सर, ये वाला हो गया था। ठीक है। वो दिक्कत? कंट्रीब्यूशन लॉस से कंपेयर करना ही, मतलब उसी से देखना था ना, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए। मेनली जो दिक्कत मेरे को लगी थी ना, वो उन्हीं में लगी थी, आपके जो फर्स्ट सेकंड डिसीजन, रेलेवेंट कॉस्ट, मेक बाय के जो क्वेश्चन बनते हैं, या ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर वगैरह। सर वो लेबर वाला जो रेलिवेंट कॉस्ट था ना, उसमें हाँ, भी अभी आती थी करवाऊंगा उसके वैसे। मैं क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एक्चुअली में रेलेवेंट कॉस्ट में लेबर का ही पॉइंट है जो सबसे अलग चलता है। चलिए नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा। The word company has two division, north and south. The divisions have the following revenue and expenses. अब आपको एक नॉर्थ डिवीजन का पूरा ऑपरेटिंग इनकम निकाल कर दी हुई है जिसमें 25,000 का लॉस हो रहा है, और साउथ की आपको इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें आपका 50,000 का प्रॉफिट है। The management of the world companies considering the elimination of the north division. तो कंपनी क्या चाहती है? हम अपने नॉर्थ डिवीजन को क्या कर दें? बंद कर दें, यानी डिसकंटिन्यू द डिवीजन। इफ द नॉर्थ डिवीजन वर एलिमिनेटेड, द डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट associated with the division could be avoided.
यानी ये तो अवॉइडेबल है, तो इसका मतलब एलोकेटेड वाली अनअवॉइडेबल है। ये तो अवॉइडेबल है और ये अनअवॉइडेबल है। बताए, अब ये बड़े क्वेश्चन नहीं होते, हमें बहुत स्पीडली सॉल्व करना होता है बस। अब इसने क्या पूछा है, गिवन दीज डेटा द एलिमिनेशन ऑफ नॉर्थ डिवीजन वुड रिजल्ट इन एन ओवरऑल नेट इनकम ऑफ, यानी इस क्लोज डाउन से, इस डिसीजन से आपकी ऑपरेटिंग इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, साउथ डिवीजन का तो प्रॉफिट वही का वही रहा, क्योंकि इसने ऑपरेटिंग इनकम पर ओवरऑल कंपनी की इनकम पूछी है पहली बात। तो ओवरऑल कंपनी का मतलब हो गया दोनों डिवीजन का प्रॉफिट। आओ, तो साउथ डिवीजन तो आपको प्रॉफिट कमा कर देगा, तो प्रॉफिट फ्रॉम साउथ डिवीजन, प्रॉफिट फ्रॉम साउथ डिवीजन। साउथ डिवीजन का प्रॉफिट कितना है आपका, 50,000। अब आ जाओ, अब इसका इंपैक्ट देखते हैं। देखो, अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं नॉर्थ डिवीजन को, अगर मैं नॉर्थ डिवीजन को क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं, तो मेरे पास ओवरऑल नेट इंपैक्ट क्या आएगा। तो देखिएगा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं नॉर्थ डिवीजन को बंद कर रहा हूं तो इंपैक्ट क्या आ रहा है। नॉर्थ डिवीजन को बंद करने का इंपैक्ट क्या आ रहा है। सर वो अलोकेटेड वाली तो लगेंगी लगेंगी सर इसमें। देखो, हमारे पास क्या होगा कि ये फिक्स कॉस्ट तो बच जाएगी ना, 130 तो बच गई, लेकिन ये जो एक 20 है जो अनअवॉइडेबल है, वो अब शिफ्ट होकर साउथ डिवीजन पर चली जाएगी, क्योंकि एलोकेटेड है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी तो क्या हो रहा था कि नॉर्थ डिवीजन जो है वो हमारे पास इस कॉस्ट को कवर करवा रहा था, अब वो कवर नहीं करवाएगा तो वो साउथ को उठानी पड़ जाएगी। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड टू साउथ डिवीजन, एक 20। देखो अब इधर, साउथ इसको बंद कर दोगे तो इसके बाकी सब इंपैक्ट तो खत्म हो गए। सिर्फ एक समस्या ये आई कि ये एक 20 की कॉस्ट शिफ्ट होकर साउथ डिवीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब साउथ डिवीजन पहले 50,000 का प्रॉफिट देता था, अब उस पे एक फिक्स कॉस्ट एलोकेट कर दोगे, तो 50 में से अगर ये कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका 70,000 का क्या आने लग जाएगा, लॉस। लॉस। तो यानी अगर आप नॉर्थ डिवीजन को बंद कर देते हो तो कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 70,000 रुपए से क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब 70,000 का नुकसान होगा आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम में कंपनी की वजह से। द राइट आंसर इज बी, की आपका 70,000 का लॉस आ गया। बाकी और कोई इंपैक्ट देखना नहीं है, सिर्फ आपको यही देखना है कि अब केवल अगर ये डिवीजन बचेगा तो ये डिवीजन 50 कमा रहा था, लेकिन अब इसकी फिक्स कॉस्ट यहां शिफ्ट हो जाएगी, तो इसकी फिक्स कॉस्ट यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिवीजन है वो 50 का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन अब ये खर्चा भी बियर करेगा 120 का। तो अल्टीमेटली कंपनी की इनकम जो रहेगी वो 70,000 नेगेटिव रहेगी बंद करने की वजह से। और अगर कंटिन्यू कर रहे थे तो क्या हो रहा था, साउथ से आप प्रॉफिट कमा रहे थे 50 और नॉर्थ में आपको लॉस हो रहा था 25, तो भी कंपनी जो ओवरऑल है ना वो 25 के प्रॉफिट पर चल रही थी। कंटिन्यू करते
तो भी कंपनी को नॉर्थ डिवीजन में लॉस होने के बाद भी ओवरऑल इनकम में चल रही थी 25,000 की। लेकिन जब आपने नॉर्थ डिवीजन को ही बंद कर दिया तो साउथ डिवीजन को उसकी फिक्स कॉस्ट का पोर्शन बियर करना पड़ गया, और इस वजह से आपका जो क्या था, कंपनी का प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। बोलिए क्लियर? सर अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये कंपेयर करने को ही आ जाता है कि है ना, आप ऑल ओवर बताओ हाँ और ये जो आपने नेट इनकम लास्ट में इनकम निकाली है वो बताओ, तो सर इसके अंदर अपन को नहीं करना चाहिए ना उसको बंद, हाँ, अगर एलिमिनेट नहीं मान लो करना वो चाहिए नॉट डिसीजन डिवीजन को। होता तो हम क्या बोलते कि बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंद करने की वजह से हमारा जो नुकसान है वो कितना हो रहा है, 45,000 का लॉस है। और 70,000 मतलब हाँ बढ़ गया ना वो तो लॉस, हाँ, अगर अपन मतलब नॉट 45 डिवीजन से बंद इंक्रीज हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं तो वो डिसीजन के क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि यस बंद कर देना चाहिए क्योंकि 1,20 की सेविंग हो रही है, या नो बंद नहीं करना चाहिए क्यों, क्योंकि लॉस 45,000 से बढ़ रहा है। कर। ओके सर। नहीं 45 नहीं, लॉस बढ़ रहा है। हाँ, मतलब 25 का प्रॉफिट 70 के लॉस में कन्वर्ट हो रहा है आपका। हाँ, अभी दिखा देता हूं मैं, 2 मिनट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 141। चलिए पहले मैं एक बार देखिएगा क्या बोल रहा है ये। W Limited is considering the addition of a new line of the product to its current product line. The expected cost, brand revenue data for the new product are as under. Annual sales at 2,500 unit, selling price 304, variable production cost 125, variable selling cost 49, avoidable traceable fixed cost 50,000 तो है प्रोडक्शन की, 75,000 है सेलिंग की, अनअवॉइडेबल एलोकेटेड कॉर्पोरेट कॉस्ट 55,000. If the new product is added to the existing product line, the contribution margin of the other existing product line is expected to drop 65,000 per year. अगर हम इस न्यू प्रोडक्ट लाइन को जोड़ते हैं तो हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है वहां पर हमें नुकसान होगा, कितने का, 65,000 का। तो अब वो पूछ रहा है इफ द न्यू प्रोडक्ट लाइन इज एडेड नेक्स्ट ईयर, इंक्रीज इन नेट इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम द डिसीजन वुड बी। यानी आप ये डिसीजन ले चुके हो कि आपको नई प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना है, तो अब बताइए कि इस प्रोडक्ट लाइन को ऐड करने की वजह से आपकी नेट इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले तो ये देखो कि इस न्यू प्रोडक्ट लाइन से मैं कमा कितना रहा हूं, निकालो। देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिया कंट्रीब्यूशन। अगर मैं ये न्यू प्रोडक्ट लाइन लेता हूं तो ये 304 में बिकेगा, माइनस एक वेरिएबल कॉस्ट है 125 और एक वेरिएबल कॉस्ट है 49। तो लीजिए 304 में से माइनस कर देंगे 125 और माइनस कर देंगे 49, मेरा आया कंट्रीब्यूशन 130 रुपए पर यूनिट इंटू 2500 यूनिट। मैं टोटल कंट्रीब्यूशन तो ये कमाऊंगा 3,25,000।
इसमें से माइनस कर दो इसकी स्पेसिफिक अवॉइडेबल कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट तभी लगेंगी जब मैं बनाऊंगा, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो नहीं लगेंगी। और अनअवॉइडेबल छोड़नी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अनअवॉइडेबल तो नहीं बनाऊंगा तो भी लगेगी। तो ये लीजिए, इस नए प्रोडक्ट से 325 माइनस 50 और माइनस 75, तो आपके पास कितना रिजल्ट आ गया? 2 लाख। ये न्यू प्रोडक्ट लाइन की वजह से आप कमाओगे, लेकिन न्यू प्रोडक्ट लाइन पर जाने की वजह से आपके अदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपका 65,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इसमें से माइनस कर दो 65,000 जो मुझे एग्जिस्टिंग पर नुकसान होगा इस न्यू प्रोडक्ट लाइन पर जाने की वजह से। तो इसका मतलब मेरी जो इनकम है इस चेंज की वजह से कितनी बढ़ जाएगी? 135। तो द आंसर इज डी, कि मेरी जो इस डिसीजन को लेने की वजह से नेट इनकम है वो नेट इनकम 1,35,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बिल्कुल? चलिए, इनके तो यही थे बस। चलिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चन मैं वापस से आपके पास लेके चलता हूं। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 172, ये आपका रेलेवेंट कॉस्ट का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है इसने, समझना। अ कंपनी हैज अ न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ लेबर। ठीक है, आपको ये बोल रहा है कि आपको 3 तरह की लेबर की रिक्वायरमेंट है। अनस्किल्ड के 12,000 आवर्स लगेंगे काम को करने के लिए, सेमी स्किल्ड के 2,000 लगेंगे, स्किल्ड के 8,000 लगेंगे। अब आपको क्या बोला है, सुनना। अनस्किल्ड का डेटा देकर पेड एट ₹8 पर आवर, इनकी जो वेजेस है वो 8 रुपए पर आवर है। द एग्जिस्टिंग स्टाफ आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, यानी जो स्टाफ अनस्किल्ड का हमारे पास है वो पूरी तरह से क्या है, यूटिलाइज्ड हो रहा है। द कंपनी विल हायर अ न्यू स्टाफ टू मीट दिस एडिशनल डिमांड, यानी अगर हम इस ऑफर को लेते हैं तो हमें मार्केट में जाना पड़ेगा, और मार्केट में जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, नए अनस्किल्ड लोगों को लाना पड़ेगा, और जिनको हमें देना पड़ेगा 8 रुपए पर आवर के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले सेमी स्किल्ड, या चाहो तो साथ साथ निकालते चलो कि भैया अनस्किल्ड को अपॉइंट करना पड़ेगा स्पेसिफिकली फॉर द ऑफर, तो द रेलेवेंट कॉस्ट विल बी वेजेस पेड टू द अनस्किल्ड एम्प्लॉय। तो बताओ क्या वेजेस दे रहे हैं हम इनको? 12,000 इंटू 8, तो अनस्किल्ड। ऑफर के लिए 12,000 आवर्स काम करवाना पड़ेगा, और इंटू 8 तो 96,000 हमारे पास इसकी रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। आगे बढ़ते हैं। सेमी स्किल्ड 2,000 आवर्स। अब सुनना, पेड एट ₹12 पर आवर, इनकी वेजेस है 12। दीज एम्प्लॉइज आर डिफिकल्ट टू रिक्रूट एंड द कंपनी रिटेन अ नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयड स्टाफ इवन इफ देयर इज नो वर्क टू डू, यानी ये परमानेंट वर्कर हैं। देयर इज करंटली
800 hours of idle time available, and any additional hours will be fulfilled by the temporary staff that would be paid rupees 14 per hour. बताइए, सेमी स्किल्ड के लिए 16,800 बता रहे हैं, बाकी बताएं 16,800। लिख दो 16,800 क्या है? जो बताया जा रहा है मैं उसको एक बार लिख देता हूं, चलिए फिर मैं देखता हूं आप सेमी स्किल्ड। आ जाओ, अब स्किल्ड कराओ। 8,000 हमारे स्किल्ड हैं, भाई देखो 8,000 हैं जो स्किल्ड हैं, पेड 15 रुपए, शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय है, और स्किल्ड लेबर को केवल और केवल दूसरी जगह से मूव करके ला सकते हो जो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उस एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 आवर्स लगते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन 24 रुपए पर यूनिट है। बताइए, इनका बताइए स्किल्ड का कितना आ रहा है? आठ हजार आवर्स काम करवाओगे, लीजिएगा स्किल्ड। भाई 15 रुपए की तो उनकी वेजेस है, और सर कंट्रीब्यूशन, 168 है क्या सर? 1,60,000। कंट्रीब्यूशन कितना कमाते हो? 24 रुपए का कंट्रीब्यूशन 4 आवर्स का, तो यानी उनका 6। 6 रुपीज पर आवर का कंट्रीब्यूशन होगा, जो अभी आपकी ये लेबर कमाती है। तो यानी आप इनको 21 रुपए के हिसाब से पेमेंट करोगे। यस सर, 168 आ जाएगा सर। 8,000 इंटू 21, तो अब इसने पूछा है द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, आंसर तो नीचे गड़बड़ है। द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द लेबर, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, इन तीनों को जोड़ दो, ये आपकी रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर आएगी। टोटली लेबर की पूछी है ना इसने, केवल स्किल्ड की नहीं पूछी। 96 प्लस
16,800 प्लस 168, 280,800, 280,800 आपका आंसर आ जाएगा। कि अगर लेबर की टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ये होगी आपकी। बोलिए क्लियर है क्या ये पॉइंट तीनों, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड का? यस सर। सर सेमी स्किल में तो परमानेंट स्टाफ है ना? नहीं, लेकिन परमानेंट स्टाफ के तो 800 ही है ना आपके पास। बाकी का उसने क्या बोला है कि एनी एडिशनल आवर्स वुड बी फुलफिल्ड बाय द टेम्परेरी स्टाफ दैट वुड बी पेड एट ₹14 पर आवर। भाई जो एम्प्लॉय आपके क्या है, परमानेंट है, उनकी तो कॉस्ट लगेगी नहीं आपकी। लेकिन जो हाँ एडिशन, सर। लेकिन उनके पास तो 800 आवर्स ही है ना अवेलेबल। और बाकी का काम आप टेम्परेरी स्टाफ से करवा रहे हो, वो परमानेंट थोड़ी हुआ अगर टेम्परेरी स्टाफ है ओके सर। तो उसको तो वेजेस देनी पड़ेगी ना आपको। यस सर। क्योंकि उस टेम्परेरी स्टाफ को आप केवल और केवल इस ऑफर के लिए लेकर आए हो। देखिएगा 176, a company is evaluating a project that requires 4,000 kg of raw material that is used regularly in the normal production. 2500 kg of material purchased last month at a total cost of 20,000 are in stock. Since the last month the price of material has increased by 2.5%, so then what is the total relevant cost of material for this project? बताइए। देखिएगा बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सबसे पहली चीज तो रेगुलर यूज मटेरियल है। अब आंसर यहाँ लिखा हुआ था वो ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो रेगुलर यूज है तो आप ये ऑलरेडी जानते हो, रेगुलर यूज मटेरियल के लिए तो करंट परचेज प्राइस होती है। तो चाहे ऑफर के लिए खरीद के लाऊं चाहे गोडाउन से यूज करूं, अल्टीमेटली जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो क्या होगी, जो आपकी करंट परचेज प्राइस है। तो पहले करंट परचेज प्राइस निकालते हैं। तो देखो आपको लास्ट ईयर के लिए डेटा दे रखा है कि 2500 केजी मटेरियल जो आपने लास्ट मंथ परचेज किया था वो 20,000 का था। तो इससे मैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकता हूं कि 20,000 डिवाइडेड बाय 2500, यानी मेरी कॉस्ट आती थी ₹8। बोलो क्लियर। अब अगर इस बार मटेरियल की प्राइस 2.5% बढ़ गई तो करंट परचेस प्राइस चेंज हो जाएगी। करंट परचेस प्राइस आएगी 8 प्लस 2.5%। तो 8 प्लस 2.5%, तो आपकी नई करंट परचेस प्राइस आ गई 8.20। बोलो क्लियर। अब जितना भी मटेरियल आपको खरीदना है पूरा 4,000 मल्टीप्लाई कर दोगे 8.20 से। तो 8.2 इंटू 4,000, तो ये आ गई आपकी रेलेवेंट कॉस्ट 32,800 रुपीज। द राइट आंसर इज डी। बताइए क्लियर है बिल्कुल। यस सर।
चलिए 177, देखो ये क्या बोल रहे हैं, a company is evaluating a project which requires two type of material. Data relating to the material requirement are as follows. टी मटेरियल की इतनी क्वांटिटी चाहिए, ये ऑलरेडी स्टॉक में है, ये ओरिजिनल कॉस्ट, ये करंट परचेज प्राइस, ये उसकी स्क्रैप या रीसेल प्राइस। वी की इतनी क्वांटिटी चाहिए, इतनी स्टॉक में है, ओरिजिनल कॉस्ट, करंट परचेज प्राइस, और ये है। मटेरियल टी इज रेगुलरली यूज्ड बाय द कंपनी इन नॉर्मल प्रोडक्शन। रेगुलर यूज मटेरियल है, सोचना ही नहीं है, रेगुलर यूज दे दिया तो मैं इमीडिएटली आंसर निकाल दूंगा टी का। कितनी क्वांटिटी नीडेड है, 500, मल्टीप्लाई बाय करंट परचेज प्राइस बता दो इसकी, 45 रुपए। 22,500। तो 500 इंटू 45, ये लीजिए 500 इंटू 45, तो 22,500 तो आपके पास ये आ गया। अब आगे आ जाओ, ये बोल रहा है द वी इज नो लॉन्गर इन यूज बाय द कंपनी एंड हैज नो ऑल्टरनेटिव यूज विद इन द बिजनेस। वी जो है न तो वो काम का है, न उसका कोई और यूज है। तो इसका मतलब जितनी क्वांटिटी मेरे गोडाउन में पड़ी है, अगर ऑफर न आता, अब देखो 400 ऑफर के लिए चाहिए, 200 तो ऑलरेडी है, तो एक तो बात ये हो गई कि बची हुई 200 तो फिर भी खरीदनी पड़ती। तो जो 200 ऑफर के लिए स्पेशली खरीदनी पड़ेगी वो 200 इंटू 52 होगा, और जो 200 गोडाउन में पड़ी है, अगर ऑफर ना आता तो उनको मैं 40 रुपए पर बेच देता। तो अब वो नहीं बेच पाऊंगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। तो 200 इंटू 52 कितना हो गया, 10,400, और 200 इंटू 40, 8,000, ये हो गया। टोटल कर दो, 8,000 प्लस 10,400 प्लस 22,500, 40900 आपकी टोटल रिलेवेंट कॉस्ट आ गई। ये लीजिए, ये आपके पास टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट आ जाइए 178, ये हटा देता हूं। आइए देखो इसने क्या बोला, a contract is under consideration which requires 600 labor hours to complete। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम अंडर कंसीडरेशन ले रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें 600 लेबर आवर्स चाहिए। देयर आर 350 लेबर आवर्स स्पेयर कैपेसिटी, हमें रिक्वायरमेंट है, हमारे रिक्वायर्ड है 600 आवर्स, ये हमारी रिक्वायरमेंट। देर आर 350 आवर्स ऑफ स्पेयर लेबर कैपेसिटी, इसमें से 350 तो हमारे पास खुद के पास स्पेयर पड़े हुए हैं, खाली है। द रिमेनिंग आवर्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाउंड, यानी अब हमारे पास ये है, कितने चाहिए रिमेनिंग, 250। आओ, अब ये बोल रहा है ईदर बाय वीकेंड द ओवर टाइम पेड एट द डबल रेट, द नॉर्मल रेट, और बाय डाइवर्टिंग द लेबर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट क्यूजेड। अब हमारे पास इस काम को करने के दो अल्टरनेटिव हैं। ऑल्टरनेटिव वन, ओवर टाइम करवा लो। ऑल्टरनेटिव वन इस 250 आवर्स के लिए क्या करवा लो, ओवर टाइम करवा लो। या दूसरा काम क्या करो, डाइवर्ट करो।
ट्रांसफर फ्रॉम QZ, दो अल्टरनेटिव है। मुझे जो 250 आवर्स चाहिए, उस 250 आवर्स को अरेंज करने के मेरे पास दो अल्टरनेटिव हैं। या तो ओवर टाइम करवा लेता हूं, तो ओवर टाइम करवाऊंगा तो जो नॉर्मल रेट में अपने लेबर को देता हूं उसको डबल करना पड़ेगा, और या फिर मैं जो प्रोडक्ट QZ में मेरी लेबर लगी हुई है उनका काम रोकूं और उस लेबर को इस ऑफर के लिए ले आऊं। आओ, चलो आंसर भी आ गया श्रद्धा का। आ जाओ, अब ये क्या बोल रहे हैं? इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन एंड द लेबर इज डाइवर्टेड, देन द सेल ऑफ QZ विल बी लॉस्ट। प्रोडक्ट QZ, ध्यान से देखना, टेक्स 3 लेबर आवर्स पर यूनिट टू मैन्युफैक्चर एंड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 12 पर यूनिट। यानी यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट आ गया। एक यूनिट से 12 रुपए कमाऊंगा, लेकिन उस एक यूनिट को बनाने में 3 लेबर आवर लगते हैं, तो इसका मतलब 4 पर आवर का मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आएगा। आ जाओ, द नॉर्मल रेट ऑफ पे फॉर द लेबर इज ₹9 पर आवर। तो यहां जाऊंगा तो 18 रुपए देने पड़ेंगे, यहां जाऊंगा तो 18 रुपए देने पड़ेंगे। व्हाट इज द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द लेबर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट? ये भी था शायद पेपर में क्वेश्चन था क्या? ये सर था और यही नहीं आया था। यही नहीं आया था। अब देखो, अब आसान लगा कि नहीं लगा? अभी तो आ गया सर, हाँ बहुत आ गया, बस इजीली। मैं यही चीज बोल रहा हूं। अब वो एकदम से करते हो ना, अब आपने इतने कर लिए ना, अब सोचना आ गया चीजों पर। एक्चुअली सर में ऐसा क्वेश्चन, नहीं। आपको मैं बताता हूँ, अपन जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे नए बन के आ रहे हैं या एग्जाम में कुछ नया आएगा, आएंगे वही कॉन्सेप्ट बेस्ड। थोड़ा सा वी नीड प्रैक्टिस बस। अगर आपने 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लिए अब अपने डिसीजन मेकिंग के, तो आपको अपने आप क्वेश्चन पढ़ते ही चीजें सोचनी आ जाएंगी। अब दोनों का आंसर पहले चेक कर लेते हैं। तो देखो, मैं अगर ऑल्टरनेटिव 1 में जाता हूं, काम कितना करवाना है? 250 आवर्स इंटू 18 रुपए की उनको वेजेस दे दूंगा, तो कंपनी का खर्चा आ जाएगा 250 इंटू 18, 4500 का खर्चा कंपनी को करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव 2 में 250 आवर्स इंटू 9 + 4, 13 का खर्चा होगा। भाई 9 रुपए की तो वेजेस दोगे और 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा आपका, तो यानी 250 इंटू 13, तो ऑल्टरनेटिव 2 आया 3250। तो बताओ, अब ये दोनों कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है, ये दोनों जो है वो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव हैं। तो हम कॉस्ट ऑल्टरनेटिव में हमेशा कौन से ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे? जो ऑल्टरनेटिव हमारे को कम कॉस्ट इनकर्ड करेगा। तो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन सी इज द आंसर। अब बताओ, क्या हो सकता है आराम से 1 मिनट में ये क्वेश्चन? बस एक डायग्राम बनाओ और करते चलो, बस और कुछ नहीं। जैसा जैसा क्वेश्चन का डेटा बोल रहा है प्लस अपने जो रूल है, आप उसको रूल को अप्लाई करो बस। तो लीजिए, आंसर आ गया आपके पास C। 3250 जो है वो आपकी इस लेबर की क्या बनेगी? रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी। बना लिया था ना सबने? आ जाओ, एक और है, देखो लेबर का 179। ये क्या बोल रहा है? अ कंपनी हैज जस्ट सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स 500 आवर्स ऑफ लेबर। चलिएगा, हमें रिक्वायरमेंट है 500 आवर्स की ऑफर के लिए। ये बोल रहा है देयर आर 400 ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। इसमें से हमारे पास 400 आवर्स स्पेयर हैं।
400 आवर्स जो है वो स्पेयर कैपेसिटी है। आ जाओ, बचे कितने? 100 आवर्स। अब वापस से देखो, वही बात आ गई, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। द रिमेनिंग आवर्स कुड बी वर्कड एज अ ओवर टाइम एट अ टाइम एंड अ हाफ ऑफ द टाइम एंड हाफ। ये थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक हो गई। ठीक है, रिमेनिंग आवर्स को या तो आप वर्क करवा सकते हो ओवर टाइम पर, या डिलीवर कर मतलब डाइवर्ट कर सकते हो एक्स से। तो वही दो ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव वन, ओवर टाइम करवाओ, और ऑल्टरनेटिव टू, डाइवर्टेड। कॉस्ट देख लो, कंट्रीब्यूशन है 4 रुपीज का, और 2 लेबर आवर्स लगते हैं, डिवाइड बाय 2, तो ₹2 का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर आवर। और नॉर्मल 12 रुपए है, तो ओवर टाइम करवाओगे तो 12 इंटू 1.50, यानी 18 रुपए की वेजेस लगेगी। अब यहां देख लो, आर्स कितने चाहिए? 100। तो ऑल्टरनेटिव वन आ गया, 100 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, इंटू 18 रुपए का खर्चा होगा। तो ऑल्टरनेटिव वन में तो मेरी कॉस्ट आ गई 1800, और ऑल्टरनेटिव टू में मेरे पास कॉस्ट आएगी 100 इंटू 14, यानी 1400। तो बताओ कौन से ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करूंगा? ऑल्टरनेटिव टू विल बी सेलेक्टेड। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो लोअर कॉस्ट ऑल्टरनेटिव होगा मुझे उसी को सेलेक्ट करना है। तो लोअर कॉस्ट ऑल्टरनेटिव हो गया मेरा आंसर सी। तो द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द लेबर इज, द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द लेबर इज 1400। तो बताइए, क्वेश्चंस आ गए समझ में अब? यस सर।